फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ो, सीखो, समझो, उन्नति करो। इस सूत्र को जितना ज्यादा लगा लोगे, कबीर दास जी के पास पढ़ाई नहीं है, समझ बहुत है। इतनी समझ है, इतनी मन पर बोल रहे हैं, स्त्री पर बोल रहे हैं, माया पे बोल रहे हैं, संसार पे बोल रहे हैं, भगवान पे बोल रहे हैं। यहां इतने पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं मन क्या है। अरे इतना महान व्यक्तित्व कबीर दास जी का, इतना महान, उस महानता की कोई तुलना ही नहीं। सिर्फ समझ के बल पे, दृष्टि के बल पे, विजन के बल पे। लेकिन समझ को बढ़ाने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पढ़ाई। तो पढ़ो। पढ़ाई अगर रटाई के लिए हो रही है तो फिर परेशान कर देगी। पढ़ाई अगर समझ के लिए हो रही है, महान बना देगी। 1942 गांधी जी मस्त, सरकार त्रस्त। क्रिप्स मिशन फेल हो गया भारतीयों को समझाने में। और फिर 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, बड़ा प्यारा मूवमेंट, बहुत प्यारा, गजब। मेंस में कई सवाल बनते हैं यहां से। पहला सवाल बनता है कि अगस्त की गर्मी में गांधी जी एक अलग मूड में थे। इन द समर ऑफ 1942 गांधी वॉज इन अ डिफरेंट मूड। वो गांधी जिन्होंने एक घटना पर, एक चौरी चौरा की घटना पर असहयोग आंदोलन रोक दिया। 1942 में हर तरफ घटना, काशी में घटना, बंगाल में घटना, मिदनापुर, हर तरफ घटनाएं घट रही हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। अंग्रेजों ने गांधी जी से पूछा कि बाबा, हिंसा पर आपकी क्या राय है? बोले मेरी तो वही राय है, मैं तो हिंसा के खिलाफ हूं। तो बोले रोकिए। बोले मैं ना रोक पाऊंगा, मैं कांग्रेस का सदस्य ही नहीं हूं। अच्छा, बोले मैं ना रोक पाऊंगा। और ये हिंसा उस हिंसा का प्रतिवाद है जो पिछले 150 साल से तुम इस देश के लोगों पर कर रहे हो। मैं नहीं रोक पाऊंगा। गांधी जी ने हिंसा के विरोध में बोलने से मना कर दिया। क्या बात है, क्या समझ रही होगी। इस देश का आदमी समझ ही नहीं पाता। 1922 में मुट्ठी भर लोग खड़े थे, मुट्ठी भर। मार के सरकार लिटा दी होती, दोबारा कोई पानी पीने सड़क पे नहीं आता, आंदोलन तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन 1942 में पूरा भारत खड़ा हुआ था। पूरा भारत को तुम नहीं मार सकते हो। तुम मुट्ठी भर लोगों को मार सकते हो, पूरे देश को नहीं मार सकते। एक तो हिंसा के विरोध में बोलने से मना कर दिया, ऊपर से कहा करो या मरो। ये नहीं कहा करो या मारो, मरो या मारो ना, कहा करो या मरो। 22 साल ट्रेनिंग दी है सत्य और अहिंसा की। अब कोई ना माने तो उसमें गांधी जी की गलती थोड़ी है। गांधी जी पर आप आरोप नहीं लगा सकते, जैसे कृष्ण पर आप आरोप नहीं लगा सकते। कृष्ण तो रथ चालक हैं। ऐसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी सिर्फ मार्गदर्शक। गांधी जी ने क्या किया है? बड़े भाई लोग, हमारे बहनें चिल्लाती हैं, चरखे से आजादी आती है क्या? बिना डंडे के तो कुत्ते भी नहीं भागते। अरे मैडम, गांधी जी ने जो काम किया था वो काम था अवेकनिंग और अवेयरनेस। ये काम है गांधी जी का, जागरूकता पैदा करना, जगाना। वो जागा हुआ आदमी खुद लड़ेगा, गांधी जी नहीं लड़ेंगे। लेकिन लड़ने के लिए जगाना जरूरी है ना। चरखे से आजादी नहीं आई थी। कौन कह रहा है चरखे से आई थी?
चरखे से जागरूकता आई थी। आजादी चरखे से नहीं आई थी, चरखे से जागरूकता आई थी, और जागरूकता से आजादी आई। पर इतनी बात अगर सब समझ जाएं तो सब अल्बर्ट आइंस्टीन ना हो जाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है गांधी के बारे में कि यह संसार कभी विश्वास नहीं करेगा कि इस तरह का आदमी जमीन पर चलता था। गरीब भारत, अनपढ़ भारत को उस आदमी ने जगाया, रचनात्मक कार्यक्रमों से जगाया, राजनीतिक कार्यक्रमों से जगाया। क्या काम किया गांधी? गांधी ने युद्ध नहीं किया, गांधी ने जगाया। कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, कृष्ण ने अर्जुन को जगाया। चरखे से आजादी नहीं आई, आजादी जागने से आई। चरखे से जागृति आई और जागृति से आजादी आई। तो ये तो पहला प्रमुख तत्व रहा 1942 के आंदोलन का। गांधी ने डिफरेंट मूड, एक अलग अंदाज में गांधी, एक अलग गर्मी में। कांग्रेस संगठन ने कहा कि हम आपके प्रस्ताव को पास नहीं करेंगे। बोले अच्छा, बोले अगर तुम मेरे प्रस्ताव को पास नहीं करोगे तो मैं इस देश की मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। सब सख्ते में आ गए। क्रोध हर जगह नहीं करना है। रिक्शे वाले पे गुस्सा, ऑटो वाले पे गुस्सा, सब्जी वाले पे गुस्सा। पागल वागल हो, यही तो कुत्ता मतलब क्या, जो सब पे भौंकने लगे। ध्यान मनुष्य की शक्तियों को जागृत करता है। सब पे गुस्सा नहीं करना है। लौकी बनी, हम लौकी नहीं खाएंगे तो चटनी से खा लो। हो सकता है मां की तबीयत खराब हो, पत्नी की तबीयत खराब हो। महीने में एक समय ऐसा होता है जब पुरुषों को स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। सेवा एक समय घर में ऐसा होता है, इस महीने में ऐसा होता है जब पुरुषों को स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। वो एक शारीरिक परिवर्तन से गुजरती, जिनको साइंस मेंसुरेशन कहता है। पीड़ा का समय है, दर्द का समय है, चिड़चिड़ेपन का समय है। लेकिन औरतें उसमें भी अपना काम करती हैं। बच्चों के लिए खाना बनाना, कपड़ा पहनाना, क्या नहीं करती। उस 5 दिन अगर घर के जो मेल सदस्य हैं, अगर वो कह दें कि मां तुम बैठो, अब 5 दिन हम काम करेंगे, सारे घरों की परिस्थितियां ही बदल जाएंगी। सारे घरों की परिस्थितियां बदल जाए। एकमात्र छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, सारे घरों की परिस्थितियां। तुम सोचो, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम किसी से कहते हो मेरे सर में दर्द हो रहा है, कह रहा अरे जब देखो तब सर में दर्द होता रहता है। दुख नहीं होता? पांच दिन, महीने का 5 दिन औरतों को रेस्ट दे दिया जाए, वो 25 दिन में घर को स्वर्ग बना देंगे। दावा, गारंटी। 1942 की गर्मी में गांधी जी भी गर्म थे। ये पहला डेवलपमेंट है। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्त सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स, समानांतर सरकारें। दूसरा सबसे बड़ा पहलू 1942 के आंदोलन का, समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स। बलिया, चित्तू पांडे, अरे बोले हम ब्रिटिश सरकार को नहीं मानते। लेकिन बलिया चूंकि प्लेन में है, तभी बलिया वाले कहावत कहते हैं बड़ी जबरदस्त। ऑक्टेनगंज में मेरी श्रीमती जी का ननिहाल है। बलिया तो वो जाती रहती हैं और बड़े बड़े चाव से कहती हैं। वो पहली बार मैंने उन्हीं से सुना था कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। अरे मैंने कहा वाह, एक बार और दोहराओ, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये बात तो एकदम सच है। ये बात तो एकदम सच है, 100% सच है।
तो समानांतर सरकार है। पहली कहां बनी? बलिया में। दूसरी सतारा। सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी उसका एक बड़ा अहम पहलू रहा गांधी मैरिजेस, गांधी विवाह। कभी कभी घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन उनका आउटकम बहुत बड़ा होता है। सतारा की सरकार जो बनी समानांतर, उसमें एक बड़ा अहम पहलू रहा गांधी विवाह। सवर्णों के विवाह में निम्न जाति के लोगों को, अछूतों को नौकर के रूप में नहीं, मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया। एक तो साधारण विवाह, साधारण, कोई टिमटिमा नहीं, कोई फालतू का खर्चा नहीं, और विवाह साधारण ही होना चाहिए। इतना पैसा लोग खर्चा करते हैं इस कंट्री में विवाह पे। चलो जिनके पास है वो खर्चा करते हैं, समझ में आता है। जिनके पास नहीं है वो कर्ज में डूब जाते हैं। अब तो लड़का लड़की दोनों पढ़े, अपने माँ बाप को कन्विंस करना चाहिए कि यार मंदिर में शादी करेंगे, 10 तुम्हारी तरफ से 10 हमारी तरफ से, फिर अपने अपने घर पर भोजन करा देंगे। किसको दिखाना है और कितना दिखाओगे? हर आदमी के ऊपर तो एक उसका बॉस बैठा है। अपने से छोटों को क्या दिखाना? आपने फॉर्च्यूनर खरीद ली, अब गांव गांव आप घूम रहे हैं। अब गांव में बेचारा कहां सबके पास फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर खरीद के मुंबई में चलाओ तो औकात समझ में आ जाएगी। तो 15 मर्सिडीज अगल बगल खड़ी हो जाएंगी जीएलएस। किसको दिखाना है? हर आदमी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। किसको? अपने से छोटे लोगों को क्या दिखाना, क्यों जलाना? आज सबसे बड़ी समस्या समाज की यह हो गई है, सब एक दूसरे को जलाने में खुशी में आनंदित हो रहे हैं कि गाड़ी लायन है, आज गुड्डू घरे खाना नहीं बना है। देखत रहे चौराहा खड़ा हो के, अखिया लिलोर के देखत रहे। सब क्या है यार, बेवकूफी जैसे बातें कर रहे हो, बेवकूफी जैसा जीवन जी रहे हो। अरे जरूरत है, लाए हो, इस्तेमाल करो। जो बधाई दे ठीक है, ना बधाई दे कोई बात नहीं। गजब स्थिति हो गई भैया इस कंट्री की, गजब स्थिति हो गई है। हवाई जहाज के सामने चारों तरफ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे, किसी दिन लुढ़क जाएगा, चढ़ गया तो और मुसीबत है। हवाई जहाज में फोटो खींच रहे बैठ के, वो बेचारी एयर होस्टेस आगे कह रही है कि बाबूजी सैनिक हवाई अड्डा है, बहुत मारेंगे मिलिट्री वाले। और इंडियन मिलिट्री जब किसी को मारती है तो वो पिछले जन्म में चला जाता है। भारत की सेना अगर किसी को मार दे, पुलिस वाले तो चलो ठीक है इतना मार देंगे, चलो फिर तुम बोलने काबिल रहो। अगर भारतीय सैनिक ने किसी को मार दिया तो पिछले जन्म में उसको 3-4 कहता मेरा नाम दिनेश है। अरे बोले नहीं भैया तुम्हारा नाम समीउल्लाह। नहीं हम दिनेश भैया, हमारा गांव वहां बलिया में है भैया। मना किए तो मानो भैया। मैं पूना जा रहा था हवाई जहाज से, इंडिगो से, एक भाई साहब बेल्ट ही नहीं लगा रहे थे। वो बेचारी एयर होस्टेस आके कह रही थी सर प्लीज सर प्लीज सर, सर प्लीज बेल्ट लगा लीजिए सर। सर वो हमारे लिए कहती, 4-4 बार एक एयर होस्टेस कहती है सर विंडो खोल लीजिए सर, सर सीट सीधी कर लीजिए सर, बेल्ट लगा लीजिए। 4-4 बार, 5-5 बार, इंग्लिश में, हिंदी में। मैं तो कहता हूँ इंडियन जो एयर सर्विस है, एविएशन इंडस्ट्री को मैं बोलता हूँ कि यार तुम एयर होस्टेस के साथ 2 बाउंसर भी रखा करो प्लेन में। प्लेन अभी लैंड हुआ है, खड़े हो गए, अरे हमारा बैग, अरे बैठ जा, बैग नहीं जा रहा कहीं, बैठ। इंडियन प्लेनों में बाउंसर, हर प्लेन में 2 बाउंसर। एक बार बोला बेल्ट लगा लो, नहीं माना, मारा भड़ाक से प्लेन के नीचे 2-4 फुट अंदर। ये बेचारे एयर होस्टेसों से क्या जबान लड़ाते हो? 40-40 हजार फीट की ऊंचाई पर आपकी सेवा कर रही हैं, आपको हिम्मत बंधाती हैं। प्लेन में ही खैनी खा रहे हैं बैठ के, दरवाजे पे ही थूक दिए। गांधी मैरिजेस। तामलुक में एक सरकार बनी समानांतर, 3 सरकारें समानांतर बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बलिया, एक सतारा, एक तामलुक। तामलुक सरकार की भी एक बड़ी खास बात थी, विद्युत वाहिनी। विद्युत वाहिनी, कानून सबके लिए बराबर और सबको शिक्षा। क्या बात है। अभी तक तो सिर्फ नेताओं को राष्ट्रवाद समझ में आया था, अब
भारत की जनता को भी राष्ट्रवाद समझ में आ रहा है कि हम भारतीय हैं। आज 2023 में भारत में ब्राह्मण मर रहा है, हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, दलित मर रहा है, भारतीय गायब। अब जिस तरह से ट्विटर और फेसबुक पे लिखा जाता है ब्राह्मण परिवार की हत्या, दलित परिवार की हत्या, मुसलमान की हत्या, भारतीय कहां गया? वो भारत और भारतीय जिसको हमारे शहीदों ने जन्म दिया, जान दी अपने भारत और भारतीय के पैदा होने के लिए, खत्म। और भारत और भारतीय अगर खत्म हो गया तो फिर कोई घोड़े बैठ के कहीं से आ रहा होगा, सब मारे जाओगे, सब फिर कूचे जाओगे। ऐसे ही तो बार बार कूचे गए, फिर कूचे जाओगे। भारत और भारतीय नहीं खत्म होना चाहिए। इंसान मरता है, इंसान, न हिंदू मरता, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न दलित, इंसान। क्या हाल हो गया? 80% शिक्षा पर यह हाल हो गया। क्यों? क्योंकि रटी हुई शिक्षा थी। तोता के पढ़ने से क्या फायदा? एक पंडित जी के पास एक तोता था, बड़ा रामायण गीता उता पढ़ता था। उनके बगल में एक मौलाना साहब रहते थे। तो पंडित जी ने अपने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना देखते हो हमारा तोता कितना धार्मिक है, सिर्फ रामायण रामचरितमानस गीता के अलावा कोई पाठ ही नहीं करता। अरे बोले पंडित जी जाओ, पाखंडी है बहुत बड़ा। अरे बोले ऐसे कैसे कह रहे हो? बोले मैं कह रहा हूं ना। बोले 2 दिन के लिए अपना तोता दो जरा हमको। तो मौलाना साहब के पास एक तोती थी, तो पंडित जी के तोते को लेकर मौलाना साहब की तोती वाली पिंजड़े में डाल दिया। जैसे डाला 2 दिन तक तोता कुछ बोला ही नहीं। पंडित जी ने तोते से कहा क्या हुए, तुम रामायण गीता उता सब भूल गए? अरे कहा जिसके लिए पढ़ रहे थे वो मिल गई, अब क्यों पढ़े? जितने लोग रट रहे हैं वो सब तोता हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन तो रहेगी, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। कितने लोगों को पता है स्थिति प्रज्ञ शब्द गीता में, लेकिन कितने लोगों ने उसे पाने की कोशिश की? बस शब्द पता है। तो पानी के शब्द पता होने से क्या प्यास बुझेगी? पानी पीना पड़ेगा। पानी शब्द जान लेने से प्यास नहीं बुझेगी। स्थिति प्रज्ञ शब्द जान के कोई धार्मिक नहीं होगा। स्थिति प्रज्ञ की स्थिति में आकर आदमी धार्मिक होगा। विद्युत वाहिनी, समान कानून और सबको समान शिक्षा। और इन समानांतर सरकारों ने 2 संदेश दिए। पहला कि भारत के लोग अब ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार नहीं करते, और दूसरा कि भारत के लोगों को राष्ट्रवाद समझ में आ रहा है। पहला फेमस पॉइंट क्या है 1942 का? गांधी इन अ डिफरेंट मूड। दूसरा समानांतर सरकारें। तीसरा भारतीय आंदोलन। आप कहेंगे भारतीय आंदोलन मतलब सबने पार्टिसिपेट किया, सबने, युवा, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, पूंजीपति। दिल्ली कन्वेंशन, पूंजीपति। दिल्ली कन्वेंशन में सारे पूंजीपति और सारे दलों के नेता मिले और सरकार से अपील की कि जनता के खिलाफ निर्मम कार्रवाइयां न की जाए। दरभंगा के राजा ने खुलेआम विद्रोहियों की मदद की। राजा, महाराजा, पूंजीपति, सब शामिल। एचपी मोदी, एमएसएनई, एमआर सरकार, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ने इस्तीफा दे दिया। क्या बात है, पहला भारतीय आंदोलन। ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, पूंजीपति भी शामिल है, राजा महाराजा भी शामिल है, जनता तो पहले से ही शामिल थी। तीसरा सबसे बड़ा पहला पहलू गांधी विचित्र मुद्रा में, दूसरा समानांतर सरकारें, तीसरा भारतीय आंदोलन, पूंजीपति, राजा महाराजा, ब्यूरोक्रेसी सब शामिल, और चौथा
एकाएक या सुनियोजित। अब एक प्राइमा फेसी जब तुम पहली नजर में देखते हो तो लगता है एकाएक। 8 अगस्त को नेता बंदी हुए और 9 अगस्त से आंदोलन चालू। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया एकाएक प्रतीत होता है, लेकिन जब तुम इसका विश्लेषण करते हो तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? इस आंदोलन की तैयारी। 4 प्रमुख बातें क्विट इंडिया मूवमेंट की दिमाग में डाल लेना। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि इस देश के लोग पढ़ना भूल गए। तभी तो हमने पढ़ाई को सरस्वती मां से जोड़ा, भगवान, और वो भी स्त्री। ज्ञान अगर सृजन न कर पाए, स्त्री क्या करेगी? सृजन करेगी। इस देश का लड़का परेशान है, कंफ्यूज्ड है। मैं क्या करूं? सर मेरा अगर आईएएस में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सर इंजीनियरिंग में नहीं होगा, सर ऐसा नहीं होगा, सर वैसा। इतना डिप्रेशन इस कंट्री में, इतना कंफ्यूजन। पता है, ज्ञान का अभाव है, समझ का अभाव है। ज्ञानी आदमी डिप्रेशन। स्त्री का काम है सृजन करना। ज्ञान की देवी, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो गरीब हो ही नहीं सकता। जिसके पास धन है वो गरीब हो सकता है। कहोगे यार कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मास्टर? उल्टी सीधी? गरीब कौन? जिसके पास उत्साह नहीं है। गरीब कौन? जिसके पास आंतरिक शक्ति नहीं है। ये खरीद लोगे? डेयरनेस, एंथुजियाज्म, समझ। एक से एक पैसे वालों को मैं देखता हूं परेशान है कि कोई मेरे बेटे को समझा दे, कोई मेरे बच्चे को समझा दे। जब इतना पैसा रख के तुम समझा नहीं पाए, 4 चीजें अगर तुम्हारे पास है तो तुम अमीर हो। एंथुजियाज्म, डेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और पावर। पावर यानी रिस्क लेने की क्षमता। 4 फीचर, 4। पहला फीचर विचित्र मुद्रा, दूसरा फीचर समानांतर सरकारें, तीसरा फीचर भारतीय आंदोलन, चौथा फीचर प्रथम दृष्टया एकाएक, अन्यथा सुनियोजित। 1942, 43, 44 आंदोलन चलता रहा, विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 विश्व युद्ध का अंत हो गया, ब्रिटेन पस्त, राष्ट्रवादी अस्त व्यस्त। 1945 ब्रिटेन पस्त, राष्ट्रवादी अस्त व्यस्त। अब एक बार फिर दोनों को समझौते की तलाश। एक बार फिर दोनों को समझौते की तलाश। और 1945 में आया वेवल प्लान। समझौता हो गया, ब्रिटेन पस्त, खत्म। लेकिन राष्ट्रवादी अस्त व्यस्त। जब तुम किसी से लड़ते हो, जब 2 लोग लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का नुकसान होता है, एक का ज्यादा होता है, एक का कम होता है। नुकसान दोनों का होता है। युद्ध में कभी ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष का फायदा हो। जीत होगी, हार होगी, लेकिन नुकसान दोनों पक्ष का होगा। जिस पक्ष की जीत होती है वो नुकसान
नुकसान पर ध्यान नहीं देता, वो जीत के जश्न में डूब जाता है। लेकिन जिस पक्ष की हार होती है उसको नुकसान खलता है। इसलिए लड़ाई फायदेमंद होती ही नहीं, नुकसान दोनों का होता है। इसलिए समझदार लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि लड़ाई से बचा जाए। खैर हमेशा बचा भी नहीं जा सकता, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। वे विल प्लान। राष्ट्रवादियों से कहा वेवेल ने कि भैया देखो ऐसा है, एक प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दे रहे हैं, प्रोविजनल, उसमें सारे दल के नेता रहेंगे, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, हिंदू महासभा के, सबके। और जब ये सारे दल के नेता कॉमन कंसेंसस पे आ जाएंगे, सामूहिक अंडरस्टैंडिंग पे, तब हम संविधान सभा बना देंगे। वीटो गवर्नर जनरल के पास रहेगा, लेकिन गवर्नर जनरल उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। और वॉइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। वे विल प्लान। उसका सबसे प्यारा पहलू यही था कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोविजनल काउंसिल, सारे दल के नेता, सारे दल के रिप्रेजेंटेटिव, फिर जब ये कॉमन कंसेंसस पर आ जाएंगे तो फिर हम बना देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अंग्रेजों को पता था कि ये कॉमन कंसेंसस पर कभी आएंगे ही नहीं। इस देश का जो व्यक्ति है उसकी एक बड़ा प्यारा नेचर है। कुछ नेचर इस देश के लोगों का बड़ा अजीब सा है। खुद बर्बाद हो जाएंगे लेकिन दूसरे को बनने नहीं देंगे। ये पूरा महाद्वीप, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सब के लिए खुद बर्बाद हो जाएंगे, खुद, लेकिन दूसरे को बनने नहीं देंगे। अजीब से लोग हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा पैगंबर इसी देश में पैदा हुए। सबसे ज्यादा अशांति इसी देश में थी ना, सबसे ज्यादा ज्ञान इसी देश में, सबसे ज्यादा अशांति इसी देश में, सबसे ज्यादा संत महात्मा इसी देश में। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। भाई 0 डिग्री पे इतने महात्मा क्यों नहीं पैदा हुए? इक्वेटर पे कबीलाई, प्राकृतिक लोग, सीधे साधे सज्जन लोग, जरूरत ही नहीं। इस देश का हर आदमी दार्शनिक है, हर आदमी। रिक्शे वाले के सामने ब्रह्म कह तो 4 घंटा बोल देगा, उसको अपने नुकसान की चिंता नहीं होती। अगर दूसरे का नुकसान देख ले, हम 8th में फेल हो गए संस्कृत में, हम घर आए तो माता जी ने पूछा कैसा रहा रिजल्ट? हमने कहा 7 लोग फेल हुए। माता जी ने 2-3 चाटा मारा खींच खींच के। कहा मैंने पूछा? मैंने कहा नहीं। तू अपना बता। मैंने कहा मैं भी फेल हुआ। यहां खुद के फेल होने पे आदमी जब खुद फेल होता है तो सबसे पहला ये ढूंढता है कि और कौन कौन फेल है। यहां उसका फेल होने का दुख तुरंत खत्म हो जाए अगर 4 फेलियर और दिखाई पड़ जाए। उसके फेल होने का दुख तुरंत खत्म। बस सामने से किसी को रोता हुआ देख ले, क्या हुआ यार हम भी फेल हो गए, अरे कोई नहीं कोई नहीं। ये देश है। यहाँ जिसके घर में बेटी की शादी है वो दहेज का विरोध कर रहा है, और जिसके घर में लड़के की शादी है वो कह रहा दहेज तो नहीं, लेकिन हाँ भाई जिसका संकल्प है तो वो तो देना पड़ेगा ना। अब लोगों ने एक नया फैशन इस देश में निकाल लिया, वो दहेज नहीं मांगते। अब वो कहते हैं भाई आपकी बेटी का जो संकल्प आपने लिया है वो बताइए। अरे 28 साल तक बिटिया को पढ़ाया, अब संकल्प भी लेंगे? नहीं हम तो भैया दहेज वहेज नहीं मांग रहे, लेकिन संकल्प क्या? संकल्प आपने तो कुछ लिया होगा ना, बेटी है तो उसको कुछ देंगे। अरे पढ़ाया तो 28 साल तक, बीए कराया, एमए कराया, कंपटीशन की तैयारी कराई। अरे भिखमंगे और क्या ले लोगे किसी बाप की बेटी से? इस देश में भिखमंगे सिर्फ मंदिर के सामने नहीं बैठे हैं, मस्जिद के सामने, घरों में भी बैठे हैं। जितने
जितने लोग बेटी के बाप से पैसा मांग रहे हो शुद्ध भिखमंगे लोग हैं, शुद्ध प्योर। जैसे 24 कैरेट सोना होता है ना, ऐसे वो 24 कैरेट भिखमंगे हैं। जिस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया हो, सबको पता है पढ़ाई में कितना पैसा खर्चा होता है, नहीं होता? और बेटी भी पढ़ाइए, बहू भी पढ़ाइए, कोई डरने की बात नहीं। अरे भैया छोड़ के भाग गए, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस देश की कुछ अलग नियम है। देश के दूसरे घर में जाएंगे, बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, पैर वैर जोड़ के बैठेंगे और मिठाई का रैपर निकाल के और डस्टबिन में जाके फेंकेंगे। अपने घर में दरवाजे थूक दिए उठा के। देखो इस देश के लोगों को दुबई में देखो कितने आसानी से रहते, प्यार से। लंदन अमेरिका में कितने प्यार से रहते हैं। भारत में उतरे, एयरपोर्ट पे ही थूक दिए। कुछ आबो हवा में ही दिक्कत है। यहाँ दुबई में जब जाते हैं, देखते हैं अपने भारत देश के लोगों को कितनी शराफत से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं। अरे भाईजान, अरे भाई, और गले मिल रहे हैं। और मंदिर और मस्जिद की दीवार कॉमन है, आगे मंदिर है, पीछे मस्जिद है, सब बड़े प्यार से रह रहे हैं। पता नहीं इस देश की हवा में कौन सा कीटाणु टहल रहा है कि यहाँ उतरते ही जो टेंशन वायरस घुस गया दिमाग में। अंग्रेजों ने दांव फेंक दिया कि कॉमन कंसेंसस तुम कर ही नहीं पाओगे 50 साल, हम 50 साल और शासन करेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, एक कन्वेंशन बुलाओ, एक मीटिंग बुलाओ। शिमला कन्वेंशन 1945, सबको बुलाया गया, सारे दल के लोगों को बुलाया गया, सबको, कि भाई आपसी समझौता हो जाए तो संविधान सभा मिल जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 1945 के शिमला समझौते में 2 मांग रख दी। पहली मांग कि वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम सदस्य सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही भेजेगी। काहे भैया, सारे मुसलमानों का ठेका लिए हो इस देश का। अगर कांग्रेस इस बात को मान लेती कि ठीक है मुस्लिम सदस्य सिर्फ मुस्लिम लीग भेजेगी, इसका मतलब आप मानते हो 2 नेशन थियरी। भाई मुस्लिम सदस्य सिर्फ मुस्लिम लीग भेजती और हिंदू सदस्य कांग्रेस भेजती, बस हो गया बंटवारा 1945 में। और दूसरी बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि संविधान सभा में हमको मुस्लिम वीटो चाहिए। अच्छा, तुमको मुस्लिम वीटो दे दे, फिर हिंदू महासभा हिंदू वीटो मांगेगी, फिर डॉक्टर अंबेडकर दलित वीटो मांगेंगे, फिर अकाली दल सिख वीटो मांगेगा। तो भारत का संविधान बनेगा 6028 में, बनबे नहीं करेगा। मोहम्मद अली जिन्ना आदमी बहुत काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुसलमानों का मसीहा तो कतई नहीं है। इसको तो मैं मान ही नहीं सकता। मैं उस व्यक्ति की काबिलियत से इनकार कभी नहीं करता, काबिल तो है वो आदमी, लेकिन मुसलमानों का मसीहा संभव ही नहीं। मुसलमानों के मसीहा है सर सैयद अहमद खान। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज तक दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है। और क्या पढ़ाई होती है वहां, इसको बोलते हैं हितैषी। अब जिन्ना की ये 2 शर्तें कांग्रेस किसी कीमत पे नहीं मान सकती थी। शर्त ही ऐसी थी कि मुस्लिम सदस्य सिर्फ हम भेजेंगे और मुसलमान वीटो। कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया, शिमला समझौता रद्द, खत्म। लेकिन गांधी जी ने प्रयास किया। किसी काम को बिना प्रयास किए नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग होते कहते होगा ही नहीं। 435 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, अफ्रीका ने खेला, हरा दिया।
किसी काम को बिना प्रयास में, बहुत लोगों से मिलता हूं, भैया हमारा सर आईएएस में होगा ही नहीं, दिए हो? नहीं, क्या होगा नहीं सर। हर व्यक्ति भगवान बनने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं उस मनुष्य का सेवक हूं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कभी कानपुर के कारगिल पार्क में टहलिए, राष्ट्रवादी आराम कर चुके थे, उन्होंने देखा ही तो मामला फंस गया। तो 1945 में एक बवंडर शुरू हुआ इस कंट्री में, आजाद हिंद फौज बचाओ आंदोलन। आजाद हिंद फौज एक बड़ा महान नाम आधुनिक भारत के इतिहास में। आजाद हिंद फौज, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। जापान ने जब कब्जा किया पूरे फार ईस्ट पर 1941 में, पूरे फार ईस्ट पे कब्जा कर लिया उसने। अब उसके पास जनसंख्या तो उतनी थी नहीं, तो उसने धीरे से क्या किया कि ये जो पराजित सेनाएं थी इनको छूट दे दी, का जाओ यार। तो मलाया में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, आजाद हिंद फौज बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई थी जर्मनी में, इंडियन लीजेंड, एक संस्था। जब जर्मनी पहुंचे सुभाष चंद्र बोस तो वहां पे उन्होंने एक संस्था बनाई, फ्री हिंदुस्तान, नारा दिया जय हिंद, और वहीं एक सेना बनाई इंडियन लीजेंड। अब जब सेना बनाई तो हिटलर ने इनसे कहा कि आप अपनी सेना यूएसएसआर की तरफ लेके जाइए। अरे बोले, मैं सोशलिस्ट, वो भी सोशलिस्ट, समाजवादी कैसे लड़ेगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, हमारी लड़ाई तो पूंजीवादियों से। हिटलर ने कहा कि नावा नहीं कहना, जर्मनी है ये। सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल लिए सिंगापुर। कैप्टन मोहन सिंह को जापानियों ने कहा, भाई तुम अपनी सेना बना लो, प्रतीकात्मक बनाना, 2000 की, इन्होंने 20,000 की बना ली। जापानी इनसे नाराज हो गए, कैप्टन मोहन सिंह को बंद कर लिया। तब यहीं पर एक आदमी का उदय हुआ, रास बिहारी बोस, पुराने क्रांतिकारी जापान में रह रहे थे। तो उन्होंने जापान सरकार से कहा कि देखो भैया, हम तुम्हारा सुलह करवा देते हैं भारतीयों से, सब तुमको बहुत काम आएंगे। और तब हुआ बैंकॉक सम्मेलन, और फिर बैंकॉक में जापान सरकार ने कहा कि ठीक है, समझौता मान लेंगे, लेकिन आईएनए का कमांड सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए। मोहन सिंह जी मान गए, ठीक है। और बैंकॉक में आईएनए की कमान आ गई सुभाष चंद्र बोस के हाथ में, और सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, और वहीं से इन्होंने ब्रिटेन और यूएस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस का योगदान, आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका, उनका व्यक्तिगत जीवन, सब एक आदर्श है। मतलब उनके ऊपर इतने किस्से हैं कि इतिहास का विद्यार्थी सिर्फ किस्से सुनाए तो 50 क्लास खत्म हो जाए। इतनी महान शख्सियत, इतनी प्रतिभाशाली शख्सियत, जो कर्मठ है ना, वो शांति से नहीं बैठेगा। भारत से निकलकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जर्मनी, जर्मनी से सिंगापुर, सिंगापुर में अस्थायी सरकार, और वहीं से ब्रिटेन और यूएस के खिलाफ युद्ध की घोषणा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।